नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं, वक्त हो गया है राजधर्म का। आज सबसे पहले बात होगी छात्रों के उस आंदोलन की जो पिछले 13 दिनों से लगातार जारी है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं छात्र। सरकार सीबीआई की जगह मामले की सीआईडी से जांच करा रही है। 13 दिन के बाद फुरेन सरकार अब छात्रों से बातचीत करने जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में छात्र और सरकार के बीच में बातचीत का पहला राउंड शुरू होगा। छात्रों से बातचीत के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4 मंत्रियों की कमेटी का गठन कर दिया है, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, समाज कल्याण मंत्री चमरा लिंडा और श्रम मंत्री संजय यादव का नाम शामिल है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे भी इस मीटिंग में शामिल रहेंगी। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि ये बातचीत होगी कहां। सरकार ये चाहती है कि सीएम आवास पर या फिर सर्किट हाउस में ये बातचीत हो, जबकि छात्र ये चाहते हैं कि किसी न्यूट्रल जगह पर, पब्लिक प्लेस पर ये बातचीत हो। और जब छात्र बातचीत के लिए जाए तो वहां पर मीडिया की भी मौजूदगी हो और वकील की भी मौजूदगी हो। बातचीत के लिए 5 सदस्यीय डेलीगेशन गठित किया गया है। माना यह जा रहा है कि लोकेशन फाइनल होते ही जल्द बातचीत की शुरुआत भी हो जाएगी। जो जेपीएससी की अनियमितताएं निकल के आई हैं बाहर, वो पहली बात में मैंने भी कहा है इस बात को कि काफी शर्मसार करने वाली चीज है। मगर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और हमारी गठबंधन की सरकार पूरा हिम्मत करके अपने ही शासन में अपने संस्थाओं के ऊपर पूरे निष्पक्षता से जांच करा रही। लगातार जो जांच का केस बिल्डअप हो रहा है, आप लोगों ने देखा है अभी तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आगे भी बहुत ऐसे प्रमुख लोग होंगे जो घेराव में आएंगे। इस पूरे जांच की प्रक्रिया में हम लोगों का विश्वास और जनता का भी विश्वास इसलिए मजबूत हो रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि अगर जांच की अगर ये जो आग है वो हमारे घर तक भी आती है तो अधिकारियों को हमारे घर तक जांचने में भी मुकरना नहीं चाहिए। इससे ज्यादा पारदर्शिता मुझे नहीं लगता है और कभी किसी राज्य ने या किसी सरकार ने हिम्मत दिखाया होगा। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ अटैक किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जांच में करप्ट अधिकारी को लगाया गया। सोरेन सरकार में बड़े पदों पर करप्ट अधिकारियों को ही जिम्मेदारी दी गई। ऐसे में सरकार की जांच पर कोई भरोसा करे तो कैसे करे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अदालत की निगरानी में नौकरी चोरी मामले की जांच होनी चाहिए। देखिए, रिफॉर्म तो सरकार को, मैंने क्या कहा, अगर जांच में जैसे आप करप्ट अफसर को लगाएंगे, जेसीसी में और जीपीएससी में करप्ट अफसरों को आप अध्यक्ष बनाएंगे, मेंबर बनाएंगे। एलफ्रांके पे तो कोई दाग नहीं था सर इससे पहले। एलफ्रांके में क्या काम करता था आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता है। सचिवालय में वो कैसे रहते थे मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। और इसीलिए जब ऐसे भ्रष्ट लोगों को बैठाएंगे यही होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि वहां जितनी भी महत्वपूर्ण पदों। रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने 5 लोगों का डेलीगेशन तैयार कर दिया है। ये डेलीगेशन सरकार के प्रतिनिधियों के सामने अपनी बातें रखेगा। छात्रों ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कोई भी बातचीत मीडिया की मौजूदगी में ही होनी चाहिए, बंद दरवाजों के पीछे नहीं होनी चाहिए। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के अनशन का आज 5वां दिन हो गया है। उनका कहना यह है कि वो छात्रों की डिमांड पूरी होने तक अपना अनशन जारी रखने वाले हैं। रांची में छात्र जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आज सरकार के साथ एक वार्ता हो सकती है। 5 लोगों का डेलीगेशन स्टूडेंट्स ने तैयार किया है और आज ये मीटिंग कहां होगी उसका इंतजार किया जा रहा है। सरकार की तरफ से बताया जाएगा कि किस समय कहां पर ये लोग बैठक करेंगे। इसी तरीके से देवेंद्र नाथ महतो जो हैं, जो कि स्टूडेंट्स लीडर भी हैं, पिछले कई दिनों से न केवल प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि भूख हड़ताल पर हैं और लगातार स्टूडेंट्स की बात जो है वो उठा रहे हैं। देवेंद्र जी, आप कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और हम आपको लगातार देख रहे हैं कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं छात्रों के मांगों को लेकर। आज एक बैठक हो सकती है सरकार के साथ, क्या लग रहा है कि आज बातचीत बन जाएगी और क्या क्या मांगे होंगी जिसके बाद ही ये आंदोलन खत्म होगा? जी, आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का 5वें दिन है और सत्याग्रह का
13वें दिन और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग का ये सारी संपूर्ण मांगें पूरी नहीं की जाएगी। अगर ये मांगें पूरी की जाती है तो देश के लिए बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत होगा और एक नए तरह का सिस्टम में बदलाव आएगा और एक ऐसा सिस्टम तैयार होगा जहाँ पे धांधली की संभावना खत्म होगी। रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की 3 इंपॉर्टेंट मांग है। पहली ये कि जिन एग्जाम्स में TDPL जुड़ी रही है वो तमाम परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए। इसके अलावा जिन इम्तिहान में अभय तिवारी जुड़ा था वो एग्जाम भी कैंसिल होना चाहिए। दूसरी मांग यह है कि प्रशासनिक गड़बड़ी की CBI जांच हो और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से कराई जाए। तीसरी बड़ी मांग है रिफॉर्मेशन की, यानी कि परीक्षा में पारदर्शिता हो और तय सीमा में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए और उम्र सीमा में भी कैंडिडेट को छूट दी जाए। इस्तीफा दो बंद करो छात्र। रांची के अंदर जयपाल मुंडा स्टेडियम में जो तमाम आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो पिछले कई दिनों से लगातार मांग कर रहे हैं कि CBI को जांच सौंपी जाए, जो एग्जाम है उसको रद्द किया जाए और एजुकेशन सिस्टम जो एक खराब हो रखा है झारखंड में वो ठीक हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं उनमें से 4 छात्र और छात्राएं जो हैं वो अभी अनशन पर बैठे हुए हैं। JSSC CGL रद्द करना होगा ये बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि इस वक्त भूख हड़ताल पर हैं। आज आपका तीसरा दिन है भूख हड़ताल का, क्या नाम है आपका? रुपेश कुमार पाल। आज एक बैठक हो सकती है सरकार के बीच में और आप लोगों के डेलीगेशन के बीच में, क्या लग रहा है ये बात पॉजिटिव होगी, सरकार बातें मानेगी? सरकार की तो उम्मीदें है कि पॉजिटिव रिजल्ट हम लोग को दे, क्योंकि आज हम लोग 13 दिन से बैठे हुए हैं पे। आज हम लोग तीसरा दिन भूख हड़ताल पे हैं। 10 दिन से पीसफुल प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे थे, सरकार से तमाम मांग कर रहे थे, बट सरकार आज तक हम लोग को अनसुनी कर रही थी। बट कल ऐसा सरकार की तरफ से निर्देश आया है कि हम लोग के आवाज़ को सुनना चाहते हैं, वो तो समझना चाहते हैं आखिर हम लोग को मांग क्या है। और इस तरीके से लोग लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं और इन लोगों की मांग यही है कि सरकार इनकी सारी बातें माने। ये स्टूडेंट्स हैं जो कि एस्पिरेंट्स हैं और आज इनका तीसरा दिन है भूख हड़ताल का और लगातार यहाँ पर बैठे भी हुए हैं। आपका नाम बता दीजिए। हबीबा। आज लग रहा है कि सरकार के साथ जो बैठक है स्टूडेंट्स की वो पॉजिटिव होगी, आपकी मांगे मानी जाएंगी? जी ये तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इस तरह के आश्वासन हमें पहले भी बहुत मिल चुके हैं। तो हम लोग इसे एक आश्वासन के तौर पे देख रहे हैं, संज्ञान के तौर पे देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस बार हमें सहानुभूति ना मिले, संवेदनशीलता ना मिले, हमें कोई सहानुभूति नहीं चाहिए, हमें बस न्याय चाहिए। हालांकि वो हम लोग चाहते थे कि आप हमसे आकर के मिले माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, लेकिन अभी तक से आप हमसे मिलने नहीं आए हैं। स्टूडेंट्स लगातार भूख हड़ताल पर है और इनका कहना है कि उम्मीद है कि आज सरकार से जब बातचीत होगी तो इन लोगों की बातें सुनी जा सकती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इनके हाथ में ये लिस्ट है, ये फाइनल रिजल्ट की लिस्ट लेके बैठे हुए हैं। अभी तक तो हम लोग तीसरे दिन भूख हड़ताल पर है और सरकार का कोई उचित पहल नहीं है। अभी भी CID जांच पर ही सरकार अड़ी हुई है, जैसा उनका बातचीत बाहर आया है। CBI जांच पर रेडी नहीं हो रही है। कहीं न कहीं सरकार डर रही है कि हमने गलत किया है और आज एक हरियाणा से एक एविडेंस भी हमको प्राप्त हुआ है, जो कि हरियाणा के ही एक मित्र ला करके दिए हुए हैं। ये आपका पिछले बार जो JPSC हुआ था, JPSC एग्ज़ाम 2023 है ना, उसमें 2 लोगों का जो हरियाणा का है रैंक 37 और 40, उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। और ये विकी कुमार जिसका 37 रैंक है, उसका हरियाणा में भी पुलिस मुकदमा चल रहा है, यूपी में भी पुलिस मुकदमा चल रहा है। 25,000 का उस पर इनाम घोषित है। वैसे अपराधी को झारखंड में नौकरी दिया जाता है और हम झारखंड के मूलवासी, झारखंड के जन्मवासी को रोड पर हड़ताल करने के लिए छोड़ दिया जाता है।
तो छात्र लगातार बैठे हुए हैं और इनको ये उम्मीद है कि आज बैठक होगी, अब उसमें क्या परिणाम निकलता है उसके बाद ही आंदोलन का अगला रुख क्या होगा वो तय होगा। फिलहाल इसी तरीके से पीछे भी मेरे सहयोगी अमित सिन्हा एक बार दिखा देंगे कि तमाम छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं और बरसात का मौसम है, बारिश में बैठे रहते हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी मांगे सरकार पूरी करे। तो जंतर मंतर पे जो लोग पहुँच रहे थे वो भी जुनैद पहुँच गए हैं यहाँ पर और ये भी स्टूडेंट से बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ पर भी खाने पीने की व्यवस्था करेंगे इन लोगों के लिए। लेकिन सवाल ये है कि अब तक कहाँ थे जो अब अचानक से यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अब स्टूडेंट्स की आज क्या बातचीत होती है सरकार से वो देखना होगा और उसके बाद क्या सारी मांगें मान ली जाती हैं। अगर सारी बातें मान ली जाएंगी उसके बाद ही सरकार, अगर इन लोगों का कहना है कि अगर सारी मांगें मानेंगे तभी ये लोग अपना आंदोलन यहाँ से खत्म करेंगे। अब देखिए छात्रों की मांग क्या है। वो ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और जितना वित्तीय लेन देन हुआ है उस मामले की ईडी जांच करे। इस मामले में वो एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम की मांग कर रहे हैं जहां पर फिर किसी और दूसरे छात्र के भविष्य पर कोई संकट खड़ा ना हो। जिनकी उम्र निकलती जा रही है उन्हें अपनी उम्र सीमा में कोई छूट मिलनी चाहिए, उन्हें ये मौका मिलना चाहिए। क्या सरकार उन्हें ये मौका दे सकती है? इसी पर चर्चा करने के लिए महुआ मांझी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से वो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद है। बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर महुआ जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। इस वक्त जो छात्र आंदोलनरत हैं महुआ जी जी जो छात्र इस वक्त आंदोलनरत हैं उनमें महतो की अगर बात की जाए तो उन्हें अनशन करते हुए 5 दिन हो गए हैं। 4 और ऐसे छात्र हैं जो अनशन करते हुए 3 दिन अपना यहीं पर बिता चुके हैं। वो एक सोल्यूशन की मांग कर रहे हैं। क्या वो सोल्यूशन आपकी सरकार उन्हें दे सकती है? बिल्कुल। आप जानते हैं कि हमारी जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, वो डे 1 से उनके साथ हैं और जैसे ही पता चला कि इस तरह की गड़बड़ी हुई है तुरंत उन्होंने चेयरमैन से रेजिग्नेशन लिया। तुरंत आपको पता होगा कि इतने वहाँ पे छापेमारी हो रही है, लगातार गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और जो चेयरमैन है 8-8, 10-10 घंटे तक सीआईडी उनसे पूछताछ कर रही है, जाँच हो रही है। तो इस मामले में सरकार पूरी तरह से गंभीर है और चाहती है कि छात्रों के साथ न्याय हो, भविष्य में इस तरह की दुर्घटना कभी ना हो। आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ झारखंड 2000 साल में बना, तब से लेकर 17-18 साल तक वहाँ भाजपा की सरकार रही और उस दौरान लगातार जेपीएससी में अनियमितताएं रहीं, इस तरह की परेशानियाँ होती रही, छात्रों को लगातार छात्र परेशान रहे, जेपीएससी घेराव होता रहा। तो जो घुन लगा था उस समय जो एजुकेशन सिस्टम है उसको साफ करके अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। अब थोड़ा सा जो घुन लगा हुआ था, जो बचा हुआ था, उसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। इसे स्वीकार करते हैं। अगर वाकई में वो घुन हटा होता, अगर मुख्यमंत्री जी ने वो कामयाबी हासिल की होती तो आज की स्थिति में छात्रों को धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ रहा होता। आज छात्र क्या मांग कर रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं कि आप सीबीआई से जांच करा लें, ईडी से जांच करा लें। जी आपको मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कभी कोई अगर लोअर कोर्ट में केस करता है तो लोअर कोर्ट के डिसीजन के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। अभी सीआईडी जांच चल रही है, उसके बाद जैसे ही लगे छात्रों की कि नहीं उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है तो वो तो स्वतंत्र है, उसके बाद कोई भी जांच करा ले। सरकार कहाँ मना कर रही है उनको, लेकिन एक जांच जब चलती है तो थोड़ा सा वक्त लगता है और लगातार कोई बैठा भी नहीं हुआ है। हर दिन धरपकड़ हो रही है, हर दिन छापेमारी हो रही है, हर दिन गिरफ्तारियां हो रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो छात्रों को आह्वान किया है। उन्होंने हमारे एसडीएम को, एडीएम को भेजा भी था कि छात्रों से कहो, वार्ता करें हमसे, मेरा द्वार खुला हुआ है, जब चाहे वो अपनी राय रख सकते हैं। आपको बता दूं कि ये जो घुन लगा हुआ है, ये जो सिंडिकेट है, ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, आज पूरे देश में छात्र परेशान हैं। अभी 8-10 दिन पहले गुजरात में पेपर लीक हुआ, फिर उड़ीसा में पेपर लीक हुआ, दिल्ली में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। तो ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, इसलिए हम लोग पार्लियामेंट में भी जब इस पर बात हो रही थी हमने ये रखा कि भाई पूरे देश के लिए एक ऐसी व्यवस्था बने, इतना स्ट्रिक्ट व्यवस्था बने कि भविष्य में किसी भी छात्र को
कभी भी इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना आप बिल्कुल ठीक कह रही है महुआ जी, और आप देखिए दिल्ली का जिक्र लेकर आई हैं और इसी कार्यक्रम में आप ही से चर्चा करते वक्त जब मैंने जंतर मंतर का विषय पूछा था, महुआ जी प्लीज मेरी बात सुनिएगा, इसी कार्यक्रम में जंतर मंतर पर चर्चा करते हुए जब मैंने छात्रों का विषय आपके सामने रखा तो आपने कहा था कि जो छात्रों की मांग होगी वही आपकी भी मांग होगी, क्योंकि ये प्रोटेस्ट छात्रों का है। आज ये प्रोटेस्ट झारखंड में हो रहा है और वहां के छात्र आपसे ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई इस्तीफा नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। आज वो ये छात्र कह रहे हैं कि हम सीबीआई जांच से ही संतुष्ट होंगे, तो फिर ये केस ट्रांसफर क्यों नहीं हो जाता? देखिए बात क्या है, अभी मैंने कहा ना कि जब लोअर कोर्ट में कोई केस चल रहा होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाने में थोड़ा वक्त लगता है। पहले लोअर कोर्ट को का क्या डिसीजन है देख लेते हैं लोग, वो तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ जिस तरह से सीआईडी इतना फास्ट काम कर रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम कर रही है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द नतीजा सामने आ जाएगा। जो दोषी हैं वो गिरफ्तार तो हो ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ छात्रों को भी संतुष्टि हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो फिर उनके सामने ये ऑप्शन खुला हुआ है, सरकार कहाँ मना कर रही है। आपको जो जांच चाहे आप करा सकते हैं। सरकार तो चाहती है कि आप आए और उनसे बातचीत करें। यही सरकार नहीं कर रही है तो सरकार हाँ भी तो नहीं कर रही है ना। लगता है कि इसको लेके राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपको पता होगा कि इसमें कुछ राजनीतिज्ञ भी घुस गए हैं, इसके चलते शायद इतना विलम्ब हुआ, नहीं तो अब तक छात्र की जो बातें हैं वो और आसानी से सरकार तक पहुंचती और आसानी से। हालांकि वो कहें चाहे नहीं कहें, माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ आश्वासन देना नहीं चाहते। जो आप राजनीति की बात कर रही है ना मैम महुआ जी, अभी ज्यादा दिन बीते नहीं हैं, जंतर मंतर पर भी मैं कुछ ऐसी ही बातें सुन रही थी। बस वो बात अलग है, उस वक्त बीजेपी कटघरे में थी, सरकार कटघरे में थी, आज विपक्ष कटघरे में है। इसलिए मैं आपसे बड़ी ईमानदारी से ये सवाल पूछ रही हूँ कि छात्र यदि संतुष्ट होते तो आज अनशन पर बैठते ही नहीं। और छात्र इसलिए भी नाराज है महुआ जी क्योंकि साल 2025 मई के महीने में आपकी ही सरकार ने टीडीपीएल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया था। एक महीने के अंदर उसके ऊपर से ब्लैक लिस्टिंग क्यों हटा दी गई और फिर उसी को ठेका क्यों दे दिया गया, इसलिए छात्र हैरान हैं। आप एक ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को कैसे परीक्षा कराने का ठेका दे सकते हैं जिसे आपने खुद ने ब्लैक लिस्ट किया? देखिए इसीलिए तो चेयरमैन को से रेजिग्नेशन लिया गया। गड़बड़ी कहीं ना कहीं तो हुई है, उसकी जांच सीआईडी कर रही है, इसीलिए तो इतनी छापेमारी हो रही है, इसीलिए तो इतनी गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो असली जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जांच चल रही है। आप जानते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में थोड़ा सा तो समय लगेगा और मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्द सामने आएगा। मैम इस्तीफे के बाद वो तो विनीत जोशी को भी हटाया गया था नीट मामले में, कहा गया था जी, विनीत जोशी को भी हटाया गया था नीट मामले में, लेकिन फिर भी छात्रों ने कहा था ना कि उन्हें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी चाहिए। तो यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें बुला रहे हैं ना अपने साथ वार्ता करने के लिए, इसीलिए कमेटी बनाई गई है और कमेटी उनसे वार्ता कर रही है। हमारे एसडीएम साहब और एडीएम दोनों गए थे उनसे मिलने के लिए और मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि उनसे वार्ता करें, इसीलिए तो सबको भेजा जा रहा है वहाँ पर कि छात्र आए उनसे वार्ता करें। बहुत शुक्रिया। मैं तो बस यही उम्मीद करूंगी, देखिए आपकी सरकार है, जैसे जंतर मंतर पर बैठे हुए छात्र आपके थे वैसे ही आज रांची में बैठे हुए छात्र भी आपके हैं। आप उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे और छात्र जानते हैं नहीं मैं जब छात्र परेशान रहे मैं हमेशा उनके साथ रही हूँ, अभी भी हूँ और मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर चुकी हूँ, मैं खुद नेट क्वालिफाई की हूँ, पीएचडी की हूँ, तो मुझे पता है इनकी परेशानी। मैं खुद उनके साथ संवेदनशील हूँ, उनकी समस्या को समझ सकती हूँ कि उम्र निकल जाता है या फिर उनका भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। मैं खुद चाहती हूँ कि उनके साथ न्याय हो और बहुत जल्द न्याय हो और आगे भविष्य में कभी भी इस तरह की समस्या का सामना उन्हें नहीं करना पड़े। बहुत शुक्रिया महुआ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। अब अगली खबर, बात तरुण तेजपाल की सजा की। तहलका मैगजीन के एडिटर इन चीफ रहे तरुण तेजपाल को रेप केस में सजा सुनाई गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें तरुण तेजपाल को बरी किया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया है। दरअसल तरुण तेजपाल के खिलाफ साल 2013 में गोवा के एक 5 स्टार होटल में उनके एक महिला सहकर्मी ने
आरोप लगाया था कि उन्होंने उन पर रेप किया। इसके बाद उन्हें 30 नवंबर 2013 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। करीब 7 महीने तक जेल में रहने के बाद जमानत मिली। हालांकि बाद में निचली अदालत ने उन्हें बरी जरूर कर दिया था, जिसके बाद गोवा पुलिस ने इसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया। गोवा पुलिस ने करीब 3000 पन्नों की चार्जशीट दायर की, 156 गवाहों की लिस्ट सामने रखी, जिसमें करीब 70 गवाह और जिरह भी शामिल था। आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया। 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। Under rape, under the offences that he was charged, he has been convicted to 10 years of rigorous imprisonment and cash fine of rupees 5 lakhs, and that is on all the offences whatever are charged. So, and he has been given 2 weeks' time to surrender before the court. बड़ी खबर आपको बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को सरेंडर करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद तरुण तेजपाल का पहला रिएक्शन सामने आया। तरुण तेजपाल ने कहा कि हाईकोर्ट में मेरी बात नहीं सुनी गई। साथ ही ये भी कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि तहलका मैगजीन की वजह से सरकार उनके पीछे पड़ी है। हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं इस जजमेंट से। हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो अप्रिशिएट नहीं किया है, तो हम लोग उसको अपील कर देंगे, आपको बताते रहेंगे कि क्या उससे पहले अगर अपील होगा तो अपील होगा, वो तो टाइम बताएगा ना। आपको एडवांस में कैसे हम बता देंगे? 13 साल जज को बोला, आप लोग कोर्ट में हमने सुना होगा, मैंने बोला मैं एक पॉलिटिकल विक्टिम हूँ, मेरे को तहलका पकड़ काटता है, उसके चलते हुए उसको अप्रिशिएट नहीं किया है, तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बता के रहेंगे कि क्या होगा। तो सरेंडर करोगे आप? सरेंडर करोगे आप? उससे पहले अगर अपील होगा तो अपील होगा, वो तो टाइम बताएगा ना। आपको एडवांस में कैसे हम बता दें? 13 साल से केस चल रहे थे, कैसे देखते हैं कि ये? मैंने जज को बोला, आप लोग जो कोर्ट में थे हमने सुना होगा, मैंने बोला मैं एक पॉलिटिकल विक्टिम हूँ, मेरे को तहलका पकड़ काटना है, उसके चलते हुए मेरे को पीछे 13 साल से सरकार पड़ी है। और मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की नीतियों से या मानते नहीं या वाकिफ नहीं है ज़्यादा, उन लोगों की भी सरकार पड़ जाती है। इस टाइप की सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी भी है, मेरी भी है। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कह रहे हैं आप सर? 100%। सर आपने कहा है बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का गोवा सरकार ने स्वागत किया है। बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता दें, गोवा सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि ये न्याय की जीत है। तरुण तेजपाल जी को कन्विक्शन हुआ है, इसके लिए मैं सबसे पहले ये न्याय देवता की जीत है। ये केस यानी गोवा की इस भूमि में हुई थी, इसके लिए यानी कंटिन्यूसली फॉलोअप करना यानी गोवा सरकार, गोवा पुलिस और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इनका काम था। और हमारी सरकार ने कंटिन्यूसली इस केस का फॉलोअप किया और आज उसका अंतिम निर्णय आज मिला और तरुण तेजपाल को कन्विक्शन हुआ। उसमें युवती के साहस को भी मैं नमन करता हूँ। कंटिन्यूसली उसने फॉलोअप किया, वो कंटिन्यूसली यानी कोर्ट में आती रही, इसलिए भी मैं सही में उसको सैल्यूट करता हूँ। हमारे सहयोगी राजेश कुमार इस खबर पर जुड़ गए हैं। राजेश, ये बताएं आज कोर्ट में क्या हुआ, क्या जिरह और क्या दलीलें थीं? देखिए, मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि 2013 का यह मामला था जब तरुण तेजपाल गोवा में मौजूद थे और अपने ही सहकर्मी के साथ छेड़छाड़ और रेप का आरोप उनके ऊपर लगा था और एक 5 स्टार होटल के लिफ्ट में आरोप लगा था। उसके बाद मामला दर्ज हुआ नवंबर 2013 में और 2017 में जाकर किसका ट्रायल शुरू हुआ और सेशन कोर्ट ने 2021 में तरुण तेजपाल को बरी कर दिया था। और उस वक्त जज ने जब फैसला सुनाया था मीनाक्षी, तब विक्टिम के पोस्ट इंसिडेंट बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए
फैसला सुनाया था, लेकिन उसके बाद 2 महीने बाद यानी कि मई में ये फैसला आया था 2021 में, और जुलाई में ही गोवा सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच में अपील की और उसके बाद से ये सुनवाई चलती रही। 2021 से सुनवाई 2026 तक चली और आज जब फैसला आया तब जज ने साफ कहा कि वो सेशन कोर्ट के फैसले को पलट रहे हैं, उसे सेट असाइड कर रहे हैं और तरुण तेजपाल को आईपीसी की धारा 376 सब सेक्शन 2 और क्लॉज एफ और के के तहत 10-10 साल की सजा जो है वो सुना रहे हैं और साथ ही आईपीसी की धारा 354 के तहत भी उन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि ये सजा सब एक साथ चलेगी, कंकरेंटली चलेगी। इसके बाद सेंटेंसिंग पे बहस हुई, यानी कि कितने साल की सजा उनकी होगी। जो तरुण तेजपाल के वकील थे उनका कहना था कि 6 महीने के लिए इस सेंटेंस पे स्टे लगाया जाए या कोर्ट के पास ये पावर है कि अपने ही आदेश पे वो स्टे लगा सकती है। साथ ही उनके उम्र का हवाला दिया गया, साथ ही वो अक्यूटल पे बाहर है यानी कि बरी होने के बाद वो बाहर है, उनके बिहेवियर का हवाला दिया गया। लेकिन जो सरकारी पक्ष के वकील थे यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खुद कोर्ट में मौजूद थे, उन्हें साफ कहा कि 376(2) और सब क्लॉज एफ में ये फैसला सुनाया गया है, यानी कि इसमें कोई रिलेटिव, कोई गार्जियन जैसा शख्स है वो अगर इस तरह की हरकत करता है, इसलिए इन्हें मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है और 2 हफ्ते का वक्त दिया है तरुण तेजपाल को सरेंडर करने के लिए। मीनाक्षी बिल्कुल, और इसमें वो कह रहे हैं कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को, इस फैसले को चुनौती देंगे। बहुत शुक्रिया कुमार राजेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका। कहा यह जाता है कि जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है और यही हुआ तरुण तेजपाल के केस में। अदालत ने तरुण तेजपाल को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुना दी। तो वहीं दूसरी तरफ दिन दहाड़े सरेआम उमेश पाल की हत्या करने वाला अतीक का परिवार मिटता जा रहा है। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का तो पहले ही मर्डर हो चुका है। अतीक का बेटा असद भी झांसी में ही एनकाउंटर में मारा जा चुका है। अब अतीक अहमद के एक और बेटे की मौत हो गई है। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में जान गई। अबान अपने 4 दोस्तों के साथ कार से झांसी जेल में बंद अपने दूसरे नंबर के भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था, लेकिन झांसी पहुंचने से 70 किलोमीटर पहले ही पुंछ थाना इलाके में उसकी तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जाकर टकरा गई। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि कार 7 फीट हवा में उछली। कार की स्थिति देख लीजिए, आपके सामने है। 40 फीट तक कार के टुकड़े हाईवे पर बिखर गए। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। अबान समेत सभी 5 लोग अंदर फंस गए। पुलिस और राहगीरों ने जैसे तैसे दरवाजा तोड़कर सभी को बाहर निकाला। आगे की सीट पर बैठे अबान और उसके दोस्त सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी 3 घायल उमर अहमद, मोहम्मद जैद और असलम को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी हालत गंभीर है। एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे, वो आ रही थी प्रयागराज से और तेजी भी बहुत तेज थी और अनियंत्रित किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है और जिसमें 2 लोग, एक आबान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट पे मृत्यु हुई है और बाकी 3 लोग, एक मोहम्मद जायद, उमर और एक और व्यक्ति, तीनों का इंजूर हुए हैं। उनको मेडिकल कॉलेज में उपचार अधीन है। फिलहाल उनकी स्थिति अभी सामान्य है, उनको भी पूछताछ किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया ये लोग उनसे पूछताछ करना और बाकी यहाँ के जो सामने चश्मदीद गवाह वगैरह से जब पूछताछ हुई है कि गाड़ी बहुत ही तेज़ी से आ रही थी, क्रेटा गाड़ी थी और किसी कारणवश अनियंत्रित हो गई और सीधा आके जो पीछे वाला बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी। पता चल पाया कहाँ जा रहे थे लोग? फिलहाल जो हमारे सहयोगी रुचि कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। वाकई में ये एक्सीडेंट तो रुचि, हमने तस्वीरें देखी, बहुत ही भयानक था। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता, अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, वो तब से गायब हैं। अब तो अतीक अहमद का बेटा उनका अपना बेटा नहीं रहा इस दुनिया में। पुलिस क्या कह रही है? क्या कोई संभावना है कि शाइस्ता अब शायद सामने आए? कि पुलिस तो कैसे बता सकती है, क्योंकि हमने देखा कि अतीक अहमद की हत्या की गई थी, भाई अतीक का अशरफ मारा गया था, उसके पहले ही असद जो सबसे बड़ा बेटा था अतीक का, उसका इनकाउंटर हो गया था।
और किसी का भी जो जनाजा उठा या अंतिम संस्कार हुआ, ये कयास लगाया जा रहा था कि शाइस्ता आएगी, लेकिन शाइस्ता नहीं आई। अब पुलिस ने बहुत तलाश की, जगह जगह छापे भी मारे गए। कई बार ऐसा हुआ कि किसी गांव में घेर लिया पुलिस, एसटीएफ को लगा कि शाइस्ता यहाँ पर है, कुछ सोर्स ने बताया था, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो शाइस्ता नहीं मिली। अब पुलिस का कहना है कि क्योंकि जो ऐसे इलाके में कहीं शाइस्ता छुपी है जहाँ पे मुस्लिम बाहुल इलाका है, लोग जो महिलाएं हैं वो बुर्के में रहती हैं, पर्दे में रहती हैं, तो वहाँ तलाशी लेना मुश्किल हो जाता है। तो अब जब ये इस बेटे की मौत हो गई है, के अंतिम संस्कार में शाइस्ता आएगी, पुलिस भी कयास लगा रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि पुलिस का कहना है कि क्योंकि कहा जा रहा है कि अतीक के इस बेटे का जो अंतिम संस्कार है वहीं प्रयागराज में जहां अतीक का अंतिम संस्कार हुआ था वहीं पर किया जाएगा, तो पुलिस को वहां पर अलर्ट किया गया है कि अगर जब ये दफनाया जाए तब कहीं शाइस्ता वहां ना पहुंच जाए, क्योंकि इनामी है। पिछले कई साल से 2023 में उमेश पाल की हत्या हुई थी और उसके बाद से ही शाइस्ता फरार है, पुलिस के हाथ नहीं आ रही। और सिर्फ शाइस्ता ही नहीं, जो अतीक का भाई अशरफ था उसकी पत्नी भी फरार है, वो भी वांटेड है। तो पुलिस कोशिश करेगी कि इस मौके पे अगर वो आती है, अपने बेटे का आखिरी बार दर्शन करती है, तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर सके। लेकिन मीनाक्षी क्योंकि अभी तक नहीं आई है तो पुलिस को उम्मीद नहीं है कि वो इस बार भी आएगी। बहुत शुक्रिया रुचि आपका पूरी जानकारी के लिए। हरियाणा के सोनीपत से एक दिल को झकझोर देने वाली खबर आई। सोनीपत में एक पिता ने अपनी बेटियों के इंतजार में दम तोड़ दिया। वृद्धाश्रम में बेटियों की राह देखते देखते बुजुर्ग पिता चल बसा, लेकिन बेटियों का दिल फिर भी नहीं पसीजा। वीडियो कॉल पर ही अंतिम संस्कार करा दिया। जिन बेटियों को 74 साल के शिवचरण गुप्ता ने जिंदगी भर लाड़ प्यार से पाला, वो पिता की अस्थियां तक लेने के लिए नहीं पहुंची। सामने पापा की जलती रही चिता और फोन पर देखती रही बेटियां। अभी तो संस्कार हुआ है, अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग भी क्या खाएंगे और नाइट चूल्हा जलाएंगे। जिन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आखिरी वक्त पर वो क्यों नहीं आया? तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। ये उस बदनसीब पिता की अर्थी है जिसकी पूरी दुनिया उसकी बेटियों में समाई थी। ये उस बेबस पापा का पार्थिव शरीर है जिसने अपनी उम्र का हर लम्हा बेटियों की जिंदगी संवारने में खर्च कर दिया। ये उस पापा की चिता है जिसके साए के नीचे उसकी बेटियों ने हर डर से बेफिक्र होकर उड़ना सीखा। ये चिता 74 साल के शिवचरण राम रत्न गुप्ता की है, जिनकी हरियाणा के सोनीपत के वृद्धाश्रम में मौत हो गई। मुंबई में बड़े कपड़ा व्यापारी रहे शिवचरण की मौत ऐसी तन्हाई में हुई कि उनके अंतिम संस्कार में उनकी औलादें भी नहीं पहुंची। शिवचरण अपने पीछे 3 बेटियों को छोड़कर गए हैं, लेकिन किसी ने भी अपने पिता से अंतिम समय में ना तो मिलना जरूरी समझा और ना ही उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंची। बस वीडियो कॉल के जरिए अंतिम संस्कार देखकर खाना पूर्ति कर दी गई। मौत हुई और उसके बाद जिस वृद्धाश्रम में वो बुजुर्ग रहता था, उस वृद्धाश्रम से जुड़े लोगों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। कहानी सुनकर बेहद साधारण सी लग रही होगी, लेकिन एक वीडियो इस पूरे मामले का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें जब उस बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो उनकी बेटी जो है वो आश्रम के संचालकों के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही थी और वो कह रही थी कि कितना और समय लगेगा, थोड़ा जल्दी करा लीजिए, हम नहीं आ सकते, इस क्रिया को आप कर दीजिए। इस वीडियो वायरल होने के बाद जिसने भी ये वीडियो देखा उसका दिल जरूर रोया। शिवचरण की बड़ी बेटी अनीता नेपाल में रहती हैं, मंजली बेटी निशा आजमगढ़ में रहती हैं, जबकि छोटी बेटी प्रिया मुंबई में रहती हैं। शिवचरण गुप्ता का कोई बेटा नहीं था।
उनकी 3 में से 2 बेटियां टीचर हैं। वहीं खुद शिवचरण गुप्ता पिछले 1.5 साल से सोनीपत के इस ओल्ड एज होम में रह रहे थे। कुछ वक्त पहले उनकी पत्नी मीना गुप्ता का भी इसी आश्रम में निधन हुआ था। शिवचरण गुप्ता पिछले 20 दिनों से बेहद बीमार चल रहे थे। वृद्धाश्रम वालों ने उनकी तीनों बेटियों को इस बात की जानकारी भी दी थी। ये भी बताया कि पिता आखिरी वक्त पर उनसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, उन्हें एक बार देखना चाहते हैं, लेकिन कोई भी बेटी अपने पिता से मिलने नहीं आई। शिवचरण गुप्ता आखिरी बार अपनी लाडली बेटियों से मिलने की चाहत लिए चल बसे। 20 दिन की बीमारी के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया, लेकिन पापा की लाडलियों का दिल फिर भी नहीं पसीजा। बड़ी बेटी अनीता इन दिनों नेपाल में रहती हैं। उन्होंने कॉल पर कहा, बहुत दूर हूं, आना संभव नहीं। यूपी के आजमगढ़ में रहने वाली मंजली बेटी निशा ने कहा, मैं नहीं पहुंच सकती। वहीं मुंबई में रहने वाली छोटी बेटी प्रिया ने सबसे शॉकिंग जवाब दिया। बोली, हम इतनी जल्दी नहीं आ सकते, आप फोन पर ही अंतिम संस्कार दिखा दीजिए। वृद्धाश्रम वालों का कहना है कि बेटियों ने पिता की मौत से पहले और मौत के बाद तरह तरह के बहाने बनाए, लेकिन बार बार बुलाने पर भी वो अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची। बेटियों ने ऑनलाइन 5100 रुपए भेजकर अंतिम संस्कार सोनीपत में ही कराने के लिए कहा। जब मुखाग्नि देने की बात उठी तो उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए पूरी प्रक्रिया दिखाने को कहा। या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रही थी ना, आप मुझे वीडियो भी भेज दो। ठीक है भेज दूंगा। आपके आने पे होगा सारा काम। हाँ बाकी तो आप आ लोगे जब होगा ना। ये संस्कार हुआ है, अभी तो संस्कार हुआ है। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग भी क्या खाएंगे और नाइट चूल्हा जलाएंगे। ये करीब महीने पहले जब इनकी तबीयत खराब हुई थी, उस टाइम मैंने उनको बोला था, दोनों बेटियों से मेरी बातचीत हुई थी, उसी टाइम पहली बार हुई थी। और बेटा इनकी तबीयत ढीली है, मतलब आप आना चाहो तो एक बार आकर मिल जाओ। तो वो कहते बोले अंकल देखते हैं, बनाएंगे प्रोग्राम, आएंगे। तो इनको बोला कि बनाते हैं, मतलब बुक कराएंगे सीट टिकट वगैरह और आके मिलेंगे। तो बस उनका वो बात है कि आज की भागदौड़ में समय नहीं लग पाना, या उनका हाँ तो नहीं आ पाई। अभी ये लास्ट में 3 साढ़े 3 बजे गुजरे थे, उसी टाइम मेरे पास फोन जा लिया था कि शिवचरण जी गुजर गए हैं। तो मैंने उसी टाइम दोनों बेटियों के पास फोन किया था। किसको? मुंबई और आजमगढ़? नहीं, आजमगढ़ वाली से बात नहीं हुई मेरी, ज्यादातर मेरी नेपाल वाली से होती है या फिर बॉम्बे वाली से होती है। तो उन्होंने यही कहा कि ठीक है अंकल जी, आप इनका अंतिम संस्कार कर दो। हाँ बेटा, अगर तुम आना चाहते हो तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब और एडजस्टमेंट हम करा लें, बॉडी की अगर जो रखवानी होगी तो। हाँ तो बोला नहीं, दूर ज्यादा है, नहीं आ पाएंगे, आप उनका अंतिम संस्कार कर दो। तो मैंने कहा कि आपके पापा ने ये बोला था कि मतलब शरीर दान कर दो, उनका शरीर दान कर दो। तो बेटियों ने कहा कि शरीर दान तो नहीं, आप उनकी खाली आंखें डोनेट कर दो और उनका अंतिम संस्कार कर दो। पैसे वगैरह भी भेजने की बात आई उनकी? उन्होंने पैसे भेजे थे, फिर मतलब मैंने ये देखा कि उन्होंने जिस काम के लिए पैसे भेजे थे वो पैसे तो मेरे समाज सेवियों ने लगा दिए, तो वो पैसा मैंने उसको वापस कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद बेटियों से यह भी कहा गया कि वो 20 तारीख से पहले आकर अपने पिता की अस्थियां ले जाएं। इस पर भी बेटियों ने पहले पिता की अस्थियां रखने को कहा, लेकिन बाद में कहा कि वो अस्थियां गंगा में बहा दें, क्योंकि उनके पास सोनीपत आने का समय नहीं है। अस्थियों को लेकर क्या कह रहा है परिवार? परिवार ने क्या मना कर दिया अस्थियां लेने के लिए? देखिए, परिवार की मैं जिस टाइम पे हम दाह संस्कार कर रहे थे तो उस टाइम पे उन बच्चियों से वीडियो कॉल पे ही बात चल रही थी, क्योंकि मैं तो व्यस्त था उसमें। तो जो मैंने सीन वहीं पे देखा था उस बच्ची को वीडियो कॉल पे बात करते हुए, तो बच्चियों ने कहा था कि हमें टाइम नहीं है, हमें 20-25 दिन लगेंगे। तो इस तरीके की बच्चियों की बात मैंने जरूर सुनाई दी थी। अभी तो संस्कार हुआ है। अभी और कितना टाइम लगेगा? जो बेटी वीडियो कॉल पर पूछ रही है कि पापा के अंतिम संस्कार में अभी और कितना टाइम लगेगा, वो शायद भूल गई है कि उसके लिए उसके पापा ने कभी टाइम नहीं देखा।
बेटियों को अच्छी जिंदगी मिले, इसीलिए शिवचरण ने गर्मी, सर्दी, बरसात हर मौसम में जी तोड़ मेहनत की। शिवचरण अपनी बेटियों पर जान छिड़कते थे, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। शिवचरण ने एक पिता का हर फर्ज निभाया, बेटियों की परवरिश में कोई कमी नहीं रहने दी, उन्हें बेटों की तरह पाला, अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उनकी पढ़ाई पर खर्च किया और फिर धूमधाम से उनकी शादी भी कराई। शिवचरण का नाम कभी मुंबई के बड़ा कपड़ा व्यापारियों में गिना जाता था, लेकिन समय के साथ व्यापार में भारी नुकसान हुआ और शिवचरण आर्थिक संकट में घिर गए। हालात लगातार बिगड़ते गए। आर्थिक तंगी के बाद परिवार में जो हालात पैदा हुए, उसकी वजह से शिवचरण और उनकी पत्नी को महाराष्ट्र छोड़कर सोनीपत आना पड़ा, जहां उन्होंने एक वृद्धाश्रम में शरण ली। शिवचरण ने जिंदगी के आखिरी दिन सोनीपत के इसी वृद्धाश्रम में बिताए। यहाँ रह रहे इन बुजुर्गों की तरह शिवचरण की आंखें भी हर रोज आश्रम के गेट पर टिकी रहती थी। शिवचरण हर रोज इसी उम्मीद के साथ उठते थे कि आज उनकी लाडली बेटियां आएंगी और पापा कहकर उन्हें गले लगाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे वो कभी अपनी बच्चियों को गले लगाते थे, उनके लिए खिलौने लाते थे। आपको लगता था कि बेटी बाप के अंतिम संस्कार में ही नहीं आएंगी? देखो, वो इतनी दूर है, नहीं आ सकी होंगी किसी कारणवश, या उनके हस्बैंड ने नहीं भेजा होगा। बेटी तो आना चाहती है, ये तो हस्बैंड के ऊपर बात है ना, क्योंकि ये कौम ऐसी है कि पैसे पे बिकती है, कि दूल्हा बिकता है, बोलो खरीदोगे। वो तो अब उनकी चलेगी ना, आदमी की, जाना है या नहीं जाना है। लेकिन अफसोस, ना तो बेटियां शिवचरण से आखिरी वक्त में मिलने पहुंची, ना ही उन्हें अंतिम विदाई देने आई। शिवचरण की अस्थियां भी गैरों ने ही गंगा में बहाई। ये तमाम वो बुजुर्ग हैं जो अपने परिवार से अलग रह रहे हैं। कारण सबके अलग अलग हैं, लेकिन सबके मन में आज एक सवाल जरूर है कि ऐसा इन्होंने क्या किया, या फिर ऐसा शिवचरण जी ने क्या किया कि पूरे परिवार ने ठुकरा दिया और शिवचरण की बेटियां तो जो हैं वो उनके अंतिम संस्कार तक में नहीं पहुंची। वीडियो कॉल पे बात करती रहीं, और जब वीडियो कॉल पे भी बात कर रही थी तो बेटी ये कह रही थी कि और कितना समय लगेगा, यानी कि शायद उनके पास उनके अंतिम संस्कार की क्रिया को देखने तक का समय नहीं था। फिलहाल ये पूरा वाकया जो है वो हरियाणा के सोनीपत से उस वक्त सामने आया जब शिवचरण गुप्ता, जो कि एक बड़े कपड़ा व्यापारी थे, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था और उस दौरान किसी शख्स ने वो वीडियो बनाया और वीडियो जो है वो वायरल हो गया। इस कहानी से कहीं ना कहीं हर मन जो है वो आज रो रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि बेटे से ज्यादा एक बाप जो है वो बेटियों से प्यार करता है और बेटियां भी बेटे से ज्यादा अपने पिता से प्यार करती हैं। लेकिन यहां कहानी उल्टी हो गई।